माहौल को साफ बनाने का अज़्म लिए लाहौर के दो नन्हे दोस्त अपने इर्द गिर्द पौधे लगाने में मसरूफ़ हैं। नर्सरी से पौधों की खरीदारी भी अपने जेब खर्च से करते हैं। पुरअज़्म बागबानों से मिलवाएंगी आयशा आताश रिपोर्ट में। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का मिशन। लाहौर के रिहायशी दो दोस्त मैदान में आ गए। नन्हे हाथों से जमीन को काबिले काश्त बनाकर मुहारत से इसमें पौधे लगा रही हैं। अपने दीगर दोस्तों के हमरा रेहान और नाफे नर्सरी पहुंचकर अपनी पसंद के पौधे खरीदते हैं और कीमत अपनी पॉकेट मनी से अदा करते हैं, जिनका कहना है कि माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए शजरकारी बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग होती है वो इनसे रिड्यूस होती है और जो बहुत सी पोल्यूशन जो गाड़ियाँ फैलाती हैं वो भी पौधे लगाने से कम होती है। अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा सा हिस्सा बचा के ये प्लांट खरीदते हैं और इन प्लांट्स लगाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। गली मोहल्लों में गंदगी, जबकि सड़कों पर चलती गाड़ियों से निकलते धुएं ने माहौल को आलूदा किया, तो छोटी दुनिया ने भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाने के अज़्म का इजहार किया। गली मोहल्लों में हम क्रिकेट खेलना जाते हैं तो वहाँ पे कचरा कूड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, जिसकी वजह से हमें दूर दूर ग्राउंड या पार्क में जाके खेलना पड़ता है। इन दोस्तों का कहना है कि मुस्तकबिल में भी वो अपने इस मिशन को जारी रखेंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए। आप भी रेहान, नाफे और इन जैसे बाकी बच्चों की तरह अपने इर्द गिर्द पौधे लगाएं और माहौल को आलूदा होने से बचाएं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आताश, समा, लाहौर। दरख्त हमारे माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए लाजमी है। माहरियात के आलमी दिन पर मुल्तान के एक बुजुर्ग से मिलवाते हैं जिन्हें पौधे लगाने का बेहद शौक है। लोगों को तोहफे में पौधे देते हैं। पौधों से बहुत ज़्यादा मुझे उनसे मोहब्बत है और ये मैं अपने हाथ से काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाप दादा को हाथ से लगाते हुए देखा, जिससे उनकी अपनी मोहब्बत पौधों के साथ बढ़ी। मैं भी लोगों को इसके ऊपर मोटिवेट करता हूँ कि आप पौधा लगाएं। बेशक मैं उनको पैसे दे के एक पौधा और जो मेरे पास आता है तो मैं उसकी हेल्प भी करता होता हूँ। ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं ये मैंने अपने हाथ से लगाए हैं। इससे सुकून भी मिलता है और डिप्रेशन चीज़ें हर चीज़ से आप साइड पे रहते हैं। फूलों के शहर में गंदगी के ढेर। पेशावर का नन्हा ब्रॉडकास्टर भी परेशान है। मोहम्मद हसनैन बड़ों को पौधे लगाने की तरगीब दे रहा है। वो क्या कहता है उसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। चलिए देखते हैं पेशावर में माहौलियात की क्या सूरत हाल है। ये देखिए कूड़ा करकट के ढेर। इसके जिम्मेवार हुकूमत से ज्यादा हम अवाम हैं। हमें चाहिए कि हम लोग शहरी इदारों से ताउन करें और अपने पाकिस्तान को, अपने पेशावर को साफ बनाएं। ये देखें हमारी शहर की नहरें, जिनको हम लोगों ने गंदे नालों में तब्दील कर दिया है। दुनिया भर में नहरें खूबसूरती का बायस बनती हैं और यहाँ पर उलट है। अगर हम लोग अपने नहरों का ख्याल रखें तो यहाँ पर खूबसूरती में भी इजाफा होगा और टूरिज्म को फरोग मिलेगी और जगह भी साफ रहेगी। पौधे जो इस दुनिया में मुज़र गैसेस को ख़त्म करती हैं, मैंने अपने हिस्से का पौधा लगा लिया। आप भी अपने हिस्से का पौधा लगाएं ताकि इस दुनिया से मुज़र गैसेस ख़त्म हो। मेरा पैगाम है कि इस ज़मीन से प्यार करो, ये हमारा असासा है। अगर हम लोग इससे प्यार करेंगे तो ये दुनिया वबा व अमराज से बच सकेगी। और जनाब, पाकिस्तान में मौसम की शिद्दत बढ़ रही है और क्लाउड बर्स्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बादल क्यों फट जाते हैं और अचानक शदीद बारिश कैसे हो जाती है? शाहीन मिशाल ने अपनी रिपोर्ट में जवाब जानने की कोशिश की है। आइए जानते हैं हम भी। काली घटाएं उठती हैं और देखते ही देखते गरज चमक के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है।
इंतहाई कम वक्त में कई 100 मिलीमीटर बारिश से सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा रहता है। बाज़-औक़ात बड़े साइज के ओले भी पड़ते हैं। माहिरीन इसे बादलों का फटना कहते हैं। माहिरीन के नजदीक इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। हवा में नमी की मिकदार बढ़ने से जो क्लाउड्स बनता है और उसमें उस क्लाउड्स के अंदर पार्टिकल्स की आपस में यानी वाटर ड्रॉपलेट्स की जो आपस में मिक्सिंग की वजह से जो ड्रॉप्स हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ता है तो उस पर ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से जो नॉर्मल बारिश 10 मिलीमीटर्स पर आवर होती है, वेट बढ़ने से वही बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर पर आवर से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हवाओं के रुख में भी तब्दीली देखी जा रही है, जिसकी वजह से खित्ते में मौसमी तगय्युर सामने आया है। समर के अंदर क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ओशन की निस्बत ज़्यादा होता है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हवाएं जो हैं वो समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। एक तो ये अब विंटर में जाकर इस उलट हो जाता है, ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ओशन से कम होता है, तो जिसकी वजह से विंड्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ चलना शुरू हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियाँ कुर्रा अर्ज पर आबाद इंसानों के लिए जिंदगी को मुश्किल बना रही हैं। We need to promote more for the greenery एंड उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लोकलाइज लेवल पे अपने घर में हो के 2 प्लांट लगा लिए, किसी आपके अपने घर में प्लांटेशन प्रमोट करें। क्लाइमेट चेंज का बरवक्त तदारक फिजाई आलूदगी के खात्मे और ज्यादा से ज्यादा शजरकारी के जरिए ही मुमकिन है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। सियासी बहन सहूलतकार करार, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन तोड़े, सुर्ख लकीर पार की। अगर मोदी सरकार गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का रोड मैप दे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। आलमी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने भारत से हमेशा अच्छे ताल्लुकात चाहे हैं। बरे सगीर में गुर्बत, जहालत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि खित्ते के ममालिक एक दूसरे के साथ तिजारत करें। कोरोना वबा के बाद जो फैसले हमने किए और जो फैसले हिंदुस्तान की हुकूमत ने किए, नताइज आपके सामने हैं, जबकि हमारे हालात हिंदुस्तान से बदतर थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लोधरा मुल्तान शाहरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माफियाज चाहते हैं किसी तरह ये हुकूमत गिर जाए, खुद को जमहूरी इत्तेहाद कहते हैं और फौज से कह रहे हैं कि वो हुकूमत गिरा दे। ये अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे, बड़ी मीडिया में तनकीद हुई और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद कर दी है, जब तक NRO नहीं मिलना। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहाँ कोई पोलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरब और ऊपर डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान में ज़रा देखिए आज क्या हालात है। हमारा और हिंदुस्तान का एक ही तरह के जो आबादी है, जो डेंसिटी पॉपुलेशन है, जो मौसम है, हमारा तो उनसे मिलता जुलता है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने क्या फ़ैसले किए, आज उनका क्या हाल है। हमने क्या फ़ैसले किए, आज अल्लाह ने हमें कैसे निकाला है। और उसके बावजूद जब उनका -7 पे ग्रोथ रेट है, हमारा 4% पे चला गया, जबकि हमारे हिंदुस्तान से बहुत बुरे हालात थे। बात करते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दौरे शुमाली वज़ीरिस्तान की। मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। अंगूरोडा समेत दीगर इलाकों में भी पासपोर्ट और नादरा दफातर बनाने का ऐलान कर दिया। मीरान शाह में वफाकी वज़ीर दाखिला को इलाके के मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने मीरान शाह में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के साथ इलाके के लिए 2 नादरा मोबाइल वैन्स फराहम करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट और नादरा दफातर में मकामी लोगों को मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। नादरा दफातर में मकामी खवातीन को भी मुलाजमत के मौके मिलेंगे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रोडक्ट हैं सारे लोग, ये अब आ जाइए। तो इसलिए ये मैंने अपनी PSP की सोच बताई आपको, ये अपनी सोच बताई कि हम इसलिए
ہم اس لیے ایتھنک سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی سیاست نہیں کریں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک اس نے لسانی سیاست کی ہے, اس نے تعصب کے اوپر سیاست کی ہے, اس نے اس صوبے کو تہس نہس کیا ہے اپنے فیوڈل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. اس نے اپنی جاگیردارانہ وڈیرانہ ذہنیت اور تعصب زدہ ذہنیت کی وجہ سے اس نے اس صوبے میں جتنی بھی تباہی بربادی ہے اس کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ. آج نہیں, تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں سب سے پہلے تعصب کی بنیاد پر لسانی بل لانے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں زبان کی بنیاد پر کوٹا سسٹم امپوز کرنے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ زبان کی بنیاد پر جو نیشنلائزیشن کا ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ صرف اور صرف جو اردو بولنے والے لوگ تھے ان سے ساری ان کی جائیدادیں ہتھیار لی گئی, ان کی فیکٹریاں, ان کے سکول, ان کے کالجز, وہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. یہ تو ہے ہسٹری. لیکن کیا ان کے جو لوگ ہیں, ان کی جو نسل چلی آ رہی ہے, یہ پیپلز پارٹی کے اندر والی نسل, کیا انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا یہ کام. آج 2021 ہے, آج کیا کر رہے ہیں؟ 13-14 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے صوبہ سندھ کے اندر. ایک قطرہ پانی نیا نہیں دیا انہوں نے. بلکہ وہ جو پانی آتا تھا اس کے اوپر بھی ہائیڈرنٹ بنوا کے وہ جو پانی پہلے آتا اس کو بھی چوری کر کے اسی شہر والوں کو بیچ رہے ہیں. کوئی ہڑتال نہیں, کوئی احتجاج نہیں. مریم نواز کے کمرے میں پولیس گھس جائے تو جو ہے وہ یہ بلاول بھٹو جو ہے وہ آرمی چیف کو فون کرتے ہیں. یہاں پر 90% ریونیو دینے والا شہر پیاسا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. آگے چلیں, 14 سالوں سے ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے. 14 سالوں سے ایک کوئی شہر میں نئی ڈسپینسری نہیں ہے, ایک نیا اسپتال نہیں ہے, ایک اسکول نہیں ہے. وہ جو KMC کے اسپتال چلتے تھے پورے سندھ بھر کا لوڈ لیتے تھے. عباسی شہید, سوبراج ہاسپٹل, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز, جہاں پر KIGD میں 5 اینجیوگرافی کی مشینیں 5 خراب پڑی ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1300 بیڈ کا ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل چھوڑ کر گیا عباسی شہید اسپتال, جس پہ 38 کے قریب وینٹیلیٹرز لگے ہوئے تھے, صرف جو کہ پہلی دفعہ کسی سرکاری اسپتال میں لگے ہوئے تھے. 5 روپے پہ غریب آدمی مریض بغیر زبان کی شناخت کے اس کے اوپر اس کا علاج ہو جاتا تھا. وہ سندھی ہو, وہ پنجابی ہو, وہ مہاجر ہو, وہ پختون ہو, علاج ہو جاتا تھا. ایک وینٹیلیٹر کام نہیں کر رہا, ایک مشین کام نہیں کر رہی, ایک CT اسکین کی مشین کام نہیں کر رہی, ایک MRI مشین, کچھ سب تباہ برباد ہے. ایک ہسپتالوں کا یہ حشر ہے. اس کے بعد پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی منہ بولی سیاسی بہن کو پارٹی پر بھی خوب حملے کیے. جن کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا تھا انہیں حکومت کا سہولت کار قرار دے دیا. بولے پنجاب میں نمبر ہونے کے باوجود عدم اعتماد کی تحریک نہ لائی جائے تو مطلب دال میں کچھ کالا ہے. رائے گنج کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے, لندن میں بیٹھا ہے. اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے. بلاول کی زبان سے تیر نکل رہے تھے. جتنے تیر حکومت پر برسے اتنے ہی تیروں نے بلاول کی منہ بولی بہن کی جماعت کو بھی زخمی کیا. کیوں بلاول 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 اور بلاول بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے. یہ لوگ سچے تھے. اگلا دن استعفیٰ دیتا جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے بات ہم نہیں مان رہے تھے تو اسی دن وہ استعفے دیتے اور اپنے لانگ مارچ کے لیے نکل جاتے. آل قائد نے مسلم لیگ نون کو حکومت کا سہولت کار بھی کہہ دیا. پورے قوم کو پتا ہے کہ نمبرز تو ہے عدم اعتماد نہ لانا حکومت کا سہولت کار بننے کی متبادل ہے. بلاول نے مسلم لیگ نون پر شک کا بھی اظہار کیا. بچہ جانتا ہے اپوزیشن عدم اعتماد لا کے حزدار کو ہٹا سکتا ہے, پنجاب کو بچا سکتا ہے. وہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے. دال میں تو کچھ کالا لگتا ہے. بلاول صاحب, کیا آپ کی جماعت بجٹ کے موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟
इनके नखरे के बावजूद मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले, हुकूमत की बजट को रोकें। पीडीएम सरबराह ने पीपल्स पार्टी को ताना दिया था। ये तो आम आदमी ने फैसला करना है, आम आदमी की आवाज पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। किस किस्म का मजाक है? बिलावल ने फजलुल रहमान को भी जवाब दिया। उनका लहजा में, उनका ज़बान में ज़रा एक सख्ती आई है और इसका दुख की वजह से आया होगा कि हम उनके साथ नहीं हैं, तो हम उनको ये इजाज़त देते हैं कि वो इस तरीके से अपना दुख का इज़हार करें। जो मशवरे तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं उन पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अमल क्यों नहीं हुआ था? समा ने बिलावल भुट्टो से भी सादा सा सवाल किया, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जवाब देने के बजाय समा पर ही तंज शुरू कर दिया। बोले समा को हमसे खास मोहब्बत है। कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में आप जिसकी तस्दीक कर दी, क्या कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? अभी तो समा के एक सवाल की गूंज बाकी थी। समा के रिपोर्टर को सलूट कर रहा हूं। समा अच्छा काम कर रहा है। समा वाले जा रहे हैं। समा ने साबित करके दिखाया कि मिफ्ता इस्माइल नहीं बच पाया समा से। मिफ्ताह का बोलते बोलते रुकना, रुक कर बोलना। कैंडीलैंड का नफा नुकसान बढ़ गया नहीं, उसका इससे फवाद चौधरी ने इस हालत को समा के सवाल पर मिफ्ताह का नॉकआउट होना लिखा। हर जगह दी जा रही थी समा की मिसाल। कि मैं समा वालों को कहूंगा समा आबादी ले गया कि इतने में हो गया एक और सवाल। पार्टी के दौर को देखें तो हालात आपके सामने, महंगाई ज्यादातर डबल डिजिट पे रही और जीडीपी 3% से कम रहा। पीआईए, रेलवे और दीगर इदारे ऐसे गिरे कि दोबारा स्ट्रीम से उठ नहीं सके। भाई वैसे तो जनाब पीपल्स पार्टी चला रहे हैं, मगर समा का पूरा सवाल भी सुन नहीं पा रहे हैं। भाई एक तो आप पीपल्स पार्टी एक तो जरा परे जरा देखे जरा याद करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और समा के दरमियान इतना खास मोहब्बत है कि वो उनके लिए तो हकायक भी तब्दील हो जाता है। इल्जाम लगा बैठे बिलावल, सुनकर फिर चुभता सवाल तो होगा क्योंकि सहाफत का हक है सवाल। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मुनहदम होने वाली फैक्ट्री की इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि 2 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज, बताइए इस बारे में। देखिए, इस वक्त मैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता शब यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक फैक्ट्री जो ज़मी बोस हो गई थी। इस वक्त यहाँ ताज़ा तरीन सूरत ये है कि एक शख्स की लाश निकाली जा चुकी है जिसकी शनाख्त जो है ज़रूर के नाम से की गई है, जबकि 2 ज़ख्मी हालत में अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अभी यहाँ सूरत ये है कि एक जो है शख्स के दबे होने की इत्तला है। 18 साल नौजवान है, उसके वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कहना है कि ये इनका इकलौता बेटा था। कल रात 8 बजे 8:30 से लेके के अब तक कितना टाइम हो गया, क्या करूँ आप? घर पे क्या हाल होगा? घर पे बस अल्लाह ही आप ही है। हम तो 8:30 बजे से यहीं है, भूखा प्यासा बेहाल बेघर मजर। बस एक ही बेटा है, कुछ नहीं है, बस एक ही बेटा। अल्लाह मियाँ एक ही दिया, बस एक ही। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे ये वो फैक्ट्री है जो गुज़िश्ता रात ज़मी बोस हुई थी। इसके ज़मी बोस होने के लिए हवाले से कई जो है मुतदाद जो है बयानात सामने आ रहे हैं। कोई किसी का कहना है कि यहाँ पर कंटेनर जो है टच किया था, इसको हिट किया था, लेकिन कुछ कहते हैं कि इनकी इमारत खासी कमज़ोर हो गई थी। ताम हतमी सूरत वाज़ेह नहीं हो सकी है, लेकिन यहाँ पर अभी रेस्क्यू का काम जारी है। आपको हैवी मशीनरी नज़र आ रही होगी। इस वक्त हैवी मशीनरी के जरिए यहाँ पर उस शख्स की तलाश की जा रही है जो इसके मलबे तवे दबा हुआ है। यहाँ के जो जोन के जो एहलकार हैं वो ये बताते हैं कि छुट्टी हो चुकी थी, लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ 3 से 4 लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे। कंटेनर आ रहे थे, उसको देखने के लिए यहाँ पर आए थे। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शाहनवाज। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रबाब की धुन और हल्की मौसीकी गलियात में सयाहों को खुश आमदीद कह रही है। एबटाबाद टूरिस्ट पुलिस के एहलकार भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। गिलियात आने वाले सयाहों की तफरीह का लुत्फ दोबाला हो गया।
एबटाबाद पुलिस ने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए टूरिस्ट पुलिस स्क्वाड बना दिया। इंतजामिया की तरफ से सहूलियात मिली तो सयाहों ने भी खूब मौज मस्ती की, घुड़सवारी की और मनाजिर को कैमरे में महफूज भी किया। एबटाबाद पुलिस की है अपनी एक इनिशिएटिव है, ट्रैफिक वार्डन के साथ मिलके हम प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करते हैं जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें। जिस तरह आपने कहा कि हमारी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हम एक्टिवेट कर देते हैं, उसके अलावा हमारी टूरिस्ट पुलिस है जो कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट करती है। पुलिस एहलकार सयाहों की जूस और चाय से तवाज़ो करने के साथ साथ रास्तों से मुताल्लिक आगाही भी देते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी यहाँ की पुलिस को जो टूरिस्ट गाइड आपने टूरिस्ट गाइड के तौर पे रखी है। बहुत अच्छा इनका रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं लोग और यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नज़र आया। मतलब अब इस तरह से नहीं हो रहा कि हम बार बार ट्रैफिक में स्टक हो रहे हैं या हमें पार्किंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा स्टेप है। टूरिस्ट पुलिस की तैनाती से सयाहत को फ़रोग मिलेगा। आतिफ कयूम, समा, गिलियात। कराची के जिला वस्ती में कोरोना के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। इन इलाकों में पाबंदियों पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, जानते हैं साद साबरी की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया के जारी करदा नोटिफिकेशंस के मुताबिक गुज़िश्ता माह से लेकर अब तक जिला वस्ती में 6 मरतबा माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया, मगर जिला इंतजामिया इन लॉकडाउन पर कितना अमल दरामद करवा रही है, चलिए जानते हैं। कागजी कार्रवाई से कागज पे ही काम होगा, लोग तो मरते जाएंगे और क्या हो। डीसी साहब तो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे। लॉकडाउन लगाएं, देखें कि कहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं बढ़ रहे, और फिर उन जगहों को सील किया जाए ताकि हम भी बचें और नॉर्मल ज़िंदगी पे भी आएँ। हमारे आप बता रहे हैं यहाँ जो है 180 का जो बता रहे हैं मकान, हमारी नॉलेज में नहीं है कि इस गली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। हम तो यार रोज़ाना देख रहे हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है सारी, मुँह ज़बानी। कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं आया, ना कहीं कनात देखी हमने बंद होते हुए। कोई ऐसी इंतजामिया कहीं भी नहीं खड़ी हुई पूरे रीजन में। जिला वस्ती के शहरी कहते हैं माइक्रो लॉकडाउन पर अमल दरामद ना करवाना दूसरे शहरियों की जानों को भी खतरे में डालने के मुतरादिफ है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ साद साबरी, समा, कराची। कराची में लॉकडाउन की सख्तियों से परेशान ताजिर तंजीमों का बड़ा फैसला। आज कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद ना करने का ऐलान कर दिया। कराची ताजिर एक्शन कमेटी के रहनुमा ने बताया कि आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलेंगे। इंतजामिया और पुलिस ने ताजिरों के साथ ज्यादती की या मार्केटें सील की तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने हुकूमत सिंध को 8 निकाती एजेंडे पर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद हुकूमत सिंध के किसी भी एहलकार ने ताजिरों से रब्ता नहीं किया। लिहाजा आज के हंगामी इजलास में ये फैसला किया गया है कराची के बाजार रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। अगले हफ्ते में एक अजीमुशान एहतजाजी रैली का एहतमाम किया जाएगा जो वज़ीर आला हाउस पर धरना देगी। मैं हुकूमत सिंध से अब भी मुतालबा करता हूँ, अब भी ये मेरी पेशकश है कि वो छोटे ताजिरों से कराची ताजिर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करे, मुशावरत करे। रास्ता अब भी मौजूद है। कराची के रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग खोलने के मामले पर सूबाई वजीर सईद गनी और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, क्या यकीन दहानी कराई गई है, कब तक रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं? जी देखें, रात गए ये होने वाली मुलाकात जो है इसमें जो है ये तय पाया कि पहले वैक्सीनेशन कराई जाएगी रेस्टोरेंट के मुलाजमीन की, और वो रेस्टोरेंट के मालिकान खुद कराएंगे, इसको यकीनी बनाएंगे। और उसके बाद जो है वो फिर क्या कहते हैं, ये सिंध भर में, सिर्फ कराची में नहीं, सिंध भर में जो है वो रेस्टोरेंट में जो है डाइनिंग की जो है वो इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन इनको जो है इसके साथ साथ जो है SOP कराना होगा, और इसके अलावा जो है इन्हें पूरा जो है वो बंद नहीं रखना होगा रेस्टोरेंट, उसको थोड़ा सा जो है ओपन एयर रखना होगा। और ये मुलाकात में जो है वो जुबैर मोतीवाला जो बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन है, कराची चैम्बर के साबिक सदर, वो शामिल थे। अतर सुल्तान चावला है FTCCI के नुमाइंदे, वो शामिल थे। और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो नुमाइंदे थे वो शामिल थे। और ये मुज़ाकरात जो है वो सूबाई वजीर सईद गनी के घर पर हुए थे रात में। बहुत शुक्रिया रिजवान आलम आपका।
कोरोना रिलीफ पैकेज नून लीग ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 1200 अरब रुपए की खती रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। IMF से भी 1 अरब 3 करोड़ 86 लाख डॉलर पाकिस्तान को मिले। आलमी बैंक के 153 मिलियन जबकि एशियाई बैंक के 300 मिलियन डॉलर का हिसाब भी बाकी है। यूरोपीय यूनियन के 150 मिलियन यूरोज का हिसाब भी रहता है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि कोरोना रिलीफ के लिए 1200 अरब के फंड्स का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक फिर नैब के रडार पर आ गए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उनके बतौर साबिक वज़ीर रेलवे नई इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, तफसीलात दीजिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो साबिक वज़ीर रेलवे भी रह चुके हैं ख्वाजा साद रफीक, वो एक और इंक्वायरी में अब नैब के रडार पर आ गए हैं। चेयरमैन नैब ने उनके खिलाफ बतौर साबिक वज़ीर रेलवे ही इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि ये इंक्वायरी जो है जो रेलवे के लिए इंजन हासिल किए गए थे उनमें मुबैना बेज़ाब्तियों और ख्वाजा साद रफीक के इख्तियारात से गलत इस्तेमाल से मुतालिक होगी। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं। इस तरह 10 मुख्तलिफ इंक्वायरियों की मंजूरी मजमूई तौर पर दी गई है चेयरमैन नैब की जानिब से, जिसमें साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर अली रांझा के खिलाफ इंक्वायरी है। तो नूरुल अमीन मैंगल जो साबिक DCO फैसलाबाद रह चुके हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की जाएगी। इसी तरह फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली देने वाले जो चौधरी शेर अली है उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। बेटियां हों तो ऐसी घोटकी की बाहिम्मत बहनें ना सिर्फ वालिदैन का सहारा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक मिसाल हैं जो बेटियों को बेटों से कम सलाहियत का हामिल समझते हैं। इमरान आसिफ की रिपोर्ट देखिए। घोटकी की 15 साला फरजाना और 12 साला नादिया, ये कमसिन बच्चियां छोटी उम्र में वालिद का मजबूत सहारा हैं। बहन भाइयों या वालिद को मोटरसाइकिल पर कहीं ले जाना हो या मवेशियों का चारा लाना हो, ये सब संभालती हैं। मवेशियों की देखभाल भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये दोनों बच्चियां चाहती हैं कि गांव के दिगर वालिदैन भी अपनी बेटियों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत दें। बाबू मां जो हलें तो मां उनके ॾिसंदी हुयमि, मां चयो इहो कुराड़ो अची वेंदो, मां हलायां, घर जो भी कम मां कंदी आहियां। वीर पे वेंदी आहियां ॾेर की भी, बाबा बीमार थींदा उनखे भी खणी वेंदी आहियां, अम्मी बीमार थींदी आहे उनखे भी खणी वेंदी आहियां, ॾेखारींदी आहियां। फरजाना और नादिया के वालिद को अपनी बेटियों पर फख्र है। जैसे मां कुराड़ो सियो वरी हलाईंदी सिखी वई आहे, हाणे 2 साल थी विया त हलाईंदी आहे, मां गाह बाह करे ॾींदी आहे। बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उन्हें नकद इनाम भी मिल चुका है। इमरान आसिफ, समा, घोटकी। फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।